कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद। कल हमने है जो दो महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा की थी। आज एक तीसरा अंतिम सूत्र है, उसके बाद में अपन प्रश्नावली शुरू करेंगे। तीसरा सूत्र देखें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले दो सूत्र थे उसमें होल पावर 2 थी, इसमें अलग अलग घातें हैं। जरूर नहीं है घात 2 होना, लेकिन पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी कि जिस घात का वर्गमूल पूरा निकलता हो वो होना चाहिए और बीच में निशान माइनस होना चाहिए। पदों की संख्या 2 होगी और बीच में माइनस होगा और दोनों पदों का वर्गमूल निकलना चाहिए। चर अचर भी हो सकता है, दोनों चर भी हो सकते, कुछ भी हो, आपको ये देखना है कि दोनों का वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है। अगर निकलता है तो ये सूत्र लगेगा। तो क्या करना है इस सूत्र में, प्रथम पद है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद कह दो, चाहे द्वितीय पद कह दो वाई स्क्वायर। तो दोनों का वर्गमूल लेना है। तो घात का वर्गमूल लेना, कल बताया था आपको 2 का भाग देना है। तो x की घात 2 में भाग दोगे 2 का तो क्या आएगा, x की घात 1। y की घात 2 में भाग दोगे 2 का तो क्या आएगा y। बस एक बार गुणनखंड प्लस में और दूसरी बार गुणनखंड माइनस में। एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी देखिए, जैसे 4x की घात 4, ठीक है, माइनस 25 ये लेते हैं। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है, 2। बीच में निशान क्या होना चाहिए, माइनस। अगर बीच में निशान प्लस होता है तो ये सूत्र नहीं लगेगा। बीच में निशान कौन सा है, माइनस का, और पदों की संख्या कितनी है, 2। तब आप क्या करोगे, दोनों पदों का वर्गमूल निकालोगे। अब 4 संख्या का वर्गमूल आपको पता ही है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और x की घात 4 का वर्गमूल x स्क्वायर और 25 का वर्गमूल 5। एक गुणनखंड प्लस में और एक गुणनखंड माइनस में। अब आगे देखें, इनमें भी बीच में निशान कौन सा है, माइनस में है और इन दोनों का वर्गमूल निकल सकता है, तो इसको आगे भी कर सकते हो। लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, √2 लिख के कर सकते हो। आगे देखिए, इन दोनों का भी वर्गमूल निकल सकता है, लेकिन बीच में निशान क्या है, प्लस का, इसलिए ये सूत्र इसमें नहीं लगेगा। इस गुणनखंड को आप ऐसे कैसे लिखें, लेकिन यहाँ देखिए बीच में निशान माइनस का है। 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो √2 लिख सकते हो, तो वर्गमूल तो हो ही गया, 2 का वर्गमूल √2 हो जाता है। x स्क्वायर का वर्गमूल x, 5 का वर्गमूल वही √5, एक बार प्लस में और वापस ये एक बार माइनस में। तो ये तीसरा और अंतिम सूत्र था। अब हम बहुपद के बारे में विचार करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद में अपन प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे। आपको पिछली कक्षाओं की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। शब्द आया था एक चर और दूसरा आया था अचर। तो चर का मतलब क्या होता है, जिसका मान अनिश्चित हो। दूसरे शब्दों में कहूँ, आपको ढंग से समझाऊँ सरल शब्दों में, तो ये आप समझ जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, जैसे A, B, C या X, Y, Z, तो ये होते हैं चर। इनके मान अनिश्चित क्यों होते हैं, क्योंकि किसी प्रश्न में A का मान लीजिए 1 निकला, तो कोई और प्रश्न होगा उसमें A का मान 2 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो इसलिए इनके मान अनिश्चित होते हैं, इनको कहते हैं चर। और आपको समझना वैसे ही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है जो चर कहलाते हैं। अचर जिनके मान निश्चित होते हैं, यानी कि गिनती वाले अक्षर, गिनती वाले अक्षर वो कहलाएंगे अचर। या आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, 1, 2, 3 से 1000 तक गिनती होती है, ये सभी अचर कहलाएंगे। ये तो हो गया चर और अचर। चर की का मतलब क्या समझोगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, और अचर का मतलब समझेंगे गिनती वाले अक्षर। अब आप देखिए, चर और अचर का गुणा होता है, चर गुणा अचर। तो क्या प्राप्त होता है, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, चर और अचर का गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा आपको, बीजीय व्यंजक। कैसे, देखिए 2 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर, तो 2x, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। और भी कई उदाहरण हैं, x स्क्वायर प्लस 5, ये भी बीजीय व्यंजक है। 2x प्लस 3, ये भी बीजीय व्यंजक है। कई ऐसे उदाहरण हैं। अब बहुपद, जो आपके अध्याय 2 का नाम है, बहुपद क्या होता है।
बीजीय व्यंजक समझ गए, चर और अचर की गुणा से बनता है, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। किसकी घात? चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आप समझते ही हो, जीरो शामिल होता है, प्राकृत संख्या एक से अनंत तक की संख्या होती है, और पूर्ण संख्याएं जीरो से अनंत तक, मतलब इसमें जीरो भी शामिल होता है। तो बहुपद की परिभाषा, बहुपद का मतलब क्या हो गया? किसी भी बीजीय व्यंजक में यदि चर, अचर नहीं, अचर भी हो सकता है ये, लेकिन अचर नहीं देखना है आपको, चर देखना है। चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो बहुपद कहलाते हैं। परिभाषा लिख दे आप, बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। ध्यान देंगे, बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, वो आपका बहुपद कहलाएगा। जैसे ये अभी उदाहरण दिए, जैसे ये 2x है, इसमें देखिए चर क्या है? x है, x की घात कितनी है? 1 है, तो ये बहुपद है। कितने पद है? पदों की संख्या 1 है। ये देखिए पदों की संख्या कितनी है? यहाँ 2 है, एक तो है चर है और दूसरा अचर है। चर की घात देखो आप, चर की घात यहाँ क्या है? 2 है, तो ये बहुपद हो गया। उसी तरह ये भी एक बहुपद हुआ। अब देखिए बहुपद के प्रकार। चर में एक बार और कहना चाहता हूँ, यहाँ आप और भी एक उदाहरण लें, 2x + y + 3, तो ये 2 चर हो गए, है ना? 2 चर हो सकते हैं किसी भी बहुपद में, चरों की संख्या 2 भी हो सकती है, लेकिन घात देखनी है आपके। इसमें x चर है तो ये घात कितनी है? 1 है। इसमें y चर है तो घात 1 है। ये भी एक बहुपद ही होता है। अब बहुपद के प्रकार देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 5x x² + 3 x³ + 3x + 5, ये जैसे 3 उदाहरण है आपके सामने। अब देखिए बहुपद के प्रकार, यहाँ अपन लिखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर देखो पद कैसे बढ़ते हैं। किसी भी व्यंजक में प्लस और माइनस का चिन्ह आता है तो पद बन जाएंगे, और गुणा और भाग में वो एक ही पद कहलाता है। जैसे ये 2x का है तो ये पदों की संख्या क्या होगी? 1, क्यों 2 और x के बीच में निशान कौन सा है? गुणा का। लेकिन यदि 2 + x हो जाए तो क्या हो जाएगा? पदों की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि बीच में प्लस है, या माइनस हो तो भी पदों की संख्या 2 होगी। अब यहाँ देखिए 5x, इसमें सबसे पहले तो ये देखिए आप बहुपद है या नहीं। बहुपद के लिए क्या है? चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर क्या है इसमें? x, घात कितनी है? 1, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होगी? 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाएगी। तो बहुपद तो है, लेकिन पदों की संख्या कितनी है? 1, तो ये बहुपद कहलाता है एक पदीय, एक पदीय बहुपद। दूसरा देखें, चर x है, घात कितनी है इसकी? 2, पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद है, लेकिन यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 2, तो ये द्विघातीय बहुपद या द्विबहुपद कह दीजिए, द्विबहुपद, द्विपदीय बहुपद। इसमें चर x है, घात पूर्ण संख्या, यहाँ x की घात कितनी है? 3, यहाँ x की घात कितनी है? 1, दोनों पूर्ण घातें हैं तो ये बहुपद तो है, लेकिन पदों की संख्या देखिए 1, ये 2 और ये 3, तो ये त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, और ये द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। अब घात के आधार पर, यहां मैं लिख देता हूं घात के आधार पर।
यहाँ घात कितनी है x की, चर की घात देखनी है। यहाँ भले 25 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर 25 को अपन 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपको अक्षर की घात देखनी नहीं है, चाहे अक्षर की घात पूर्ण संख्या में हो चाहे पूर्ण संख्या में नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको चर की घात देखनी है। यहाँ चर की घात 1 है तो एक घातीय बहुपद हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। दूसरा देखें, घात कितनी है चर की, 2, तो द्विघातीय बहुपद। या चर की घात कितनी अधिकतम, 3, तो इसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। तो आपके अभ्यास 2.1 में जो सवाल है वो बस इसी से संबंधित है। आपको एक बार वापस समझा देता हूँ। बहुपद में क्या होगा, चर की घात, कोई भी चर, एक से ज़्यादा भी चर हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना चर की घात कितनी है। अगर पूर्ण संख्या में है तो वो बहुपद है। फिर अगर पदों की संख्या पूछे तो पदों की संख्या के आधार पर हो जाएगा, और घात आधार पे पूछे तो घात के आधार पर बहुपद हो जाएंगे। अब अपन अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न नोट करें, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं। लिखेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, और कौन नहीं है। कारण उत्तर सहित दीजिए। कारण उत्तर कारण सहित दीजिए। उत्तर कारण सहित दीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, उत्तर कारण सहित दीजिए। इस पहले के कुल 6 सवाल है। पहले का पहला 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। दूसरा क्वेश्चन y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तीसरा 3 अंडर रूट t प्लस 2 अंडर रूट t। चौथा प्रश्न लिखें y प्लस 2 अपॉन y। और पांचवा और अंतिम देखिए, पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, ये दूसरा है। तीसरा 3 अंडर रूट t प्लस 2 अंडर रूट t। फिर चौथा है y प्लस 2 अपॉन y। और पांचवा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की पावर 50। तो पहला क्वेश्चन देखें, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। पहले तो प्रश्न ये ऊपर दिया हो, ध्यान से समझे। निम्नलिखित व्यंजक, नीचे व्यंजक लिखे हुए हैं। एक चर में चर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। एक का मतलब अगर x है तो उसमें सभी x होने चाहिए। पद अचर हो सकता है लेकिन y साथ में नहीं होना चाहिए, या दूसरा कोई भी t है कोई भी, वो नहीं होना चाहिए। बहुपद है, एक चर में आपको बहुपद निकालना है। चरों की संख्या 1 होनी चाहिए, मतलब x 1 होना चाहिए, या y में है वो तो y भी 1 होना चाहिए।
इस तरह से यहाँ देखें, ये दूसरा पहला प्रश्न 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें चर कितने हैं? x है। अब x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, पूर्ण संख्या है, तो ये लिखेंगे आप बहुपद है। यह एक बहुपद है। कारण पूछा है, कारण आपको परिभाषा पता ही है, ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर कौन सा? x की घात पूर्ण संख्या है, x की घात पूर्ण संख्या है। बस ये कारण हो गया, और कुछ नहीं पूछा है, बस पूछा है कि बहुपद है या नहीं, तो बहुपद तो है ही क्योंकि घात पूर्ण है। फिर एक चर होना चाहिए, तो चर एक x ही है, बस ये कारण हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब फटाफट हो जाएंगे। y² प्लस √2, ये √2 आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। आपको अचर की घात देखनी नहीं है, आपको चर की घात देखनी है। तो यहाँ चर की घात कितनी है? चर कौन सा है? y है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही है y, और इसकी घात कितनी? 2, तो सेम उत्तर है। ये भी एक बहुपद है। कारण ये लिखेंगे क्योंकि इसमें एक चर x की जगह क्या है? y की घात एक पूर्ण संख्या है। तीसरा क्वेश्चन 3√t प्लस 2√t, देख लीजिए चर कितना? एक ही है, t है, लेकिन इसकी घात पूर्ण नहीं है। √t का मतलब क्या हो गया? पावर 1/2। ये t√2 भी करो तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है। t√2 तो भी देखिए यहाँ तो t की घात 1 है ही, लेकिन पहले पद में देखो t की घात कितनी है? 1/2। तो घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक है, 1/2 पूर्ण संख्या होगी नहीं। यहाँ तो है t की घात 1, वो पूर्ण संख्या, लेकिन इसके पहले पद में t की घात है जो आधी है, तो ये आप लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। कारण लिखेंगे क्योंकि चर t की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। बस ये कारण हो गया। बहुत इजी प्रश्न है, सारे प्रश्न इजी है। चौथा सवाल y प्लस 2/y। अब देखिए यहाँ बट्टा में y है, तो इसको आप थोड़ा सा क्या करो, अंश में ले आओ। घात जब हर में होती है ऊपर लेते तो वो प्लस की माइनस में हो जाएगी, यानी y प्लस 2y माइनस 1। y के ऊपर घात 1 है, प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ बहुपद में एक ही चर है, लेकिन चर की घात देख लो। अब चर तो y है, लेकिन घात देखो कितनी है? यहाँ 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? -1। तो -1 है जो पूर्ण घात नहीं होती है, माइनस की संख्या शामिल नहीं होती है, पूर्णांक में होती है। लेकिन अपन को बहुपद में क्या चाहिए? पूर्ण संख्या चाहिए, इसलिए माइनस में है, ये भी बहुपद नहीं है। ये कारण लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर, इसमें चर y है, y की घात एक पूर्ण संख्या में नहीं है। अंतिम पांचवा x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस 50। अब देखें इसमें चर कितने हैं? x है, y है और t है, 3 चर है। और घातें देखें इसकी, तो घातें सभी पूर्ण संख्या में है। 10 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है और 50 पूर्ण संख्या है। लेकिन आपको प्रश्न क्या पूछा था? एक चर में होना चाहिए। यहाँ चरों की संख्या कितनी है? 3 है। बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं है, इसलिए ये भी लिखेंगे आप। वही कारण बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चरों की संख्या 3 है, ये कारण लिखेंगे। एक दूसरा प्रश्न और कर लेते हैं, फिर ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। 2 मिनट का ही है। दूसरा प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक
एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रश्न पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्रश्न है। इसमें देख लीजिए, बस देखा है एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे है। एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो एक तो गुणा कर ही सकते हैं अपन। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, एक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा एक। आंसर इसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, बराबर एक। दूसरा प्रश्न 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3, आपको केवल एक्स स्क्वायर का ही निकालना है, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में है वो लिखना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो एक तो है ही, लेकिन ये निशान साथ में लेंगे, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस है तो आपको -1 लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, π/2, तो बस ये लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। अंतिम क्वेश्चन √2x - 1, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, प्लस लिख दें, 0 लिख दें, गुणा एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। 0 का एक्स स्क्वायर से या किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 ही आएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। बस कल हम 2.2 के बारे में पढ़ेंगे।